नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराइयों में उतर रहे हैं हाँ, जिसके बारे में सुनकर ही कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, पाताल लोक। बिल्कुल, बहुत ही रहस्यमय विषय है ये। क्या ये सच में कोई जगह है पृथ्वी के नीचे या सिर्फ कहानियों की बातें हैं? हमारे वेद और पुराण इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में क्या बताते हैं? आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पाताल लोक है क्या भला। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसे परत दर परत समझें। तो आज हम बात कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हमारे ग्रंथों में ब्रह्मांड को मोटे तौर पर कैसे बांटा गया है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं पहले। हाँ, फिर असली सफर शुरू होगा पाताल लोक के 7 अलग-अलग स्तरों का। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे खुद पाताल। जी, ये 7 नाम महत्वपूर्ण हैं। हम जानेंगे कि हर लोक कैसा दिखता है, वहां कौन रहता है और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां क्या हैं। मकसद ये है कि इन पुरानी कहानियों से आज के लिए क्या खास निकल कर आता है, उसे समझा जाए। बिल्कुल, सिर्फ कहानी नहीं, उसके पीछे का संदेश भी। तो तैयार है इस अनोखे सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। चलिए। अगर हम अपने पुराने ग्रंथों, खासकर पुराणों को देखें तो वो बताते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड 3 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ, ये विभाजन काफी स्पष्ट रूप से मिलता है। सबसे ऊपर है स्वर्गलोक, जहाँ देवता और अच्छी आत्माएं रहती हैं। जी। बीच में है हमारा भूलोक, यानी पृथ्वी, जहाँ हम इंसान और बाकी जीव रहते हैं। हाँ, ये हमारा लोक। और फिर इस भूलोक के नीचे शुरू होती है एक रहस्यमयी दुनिया, जिसे कहते हैं पाताल लोक। बिल्कुल। और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथ बताते हैं कि ये पाताल लोक कोई एक जगह नहीं, बल्कि एक के नीचे एक 7 अलग-अलग लोक या स्तर हैं। अच्छा, 7। हाँ, 7। जैसा आपने नाम बताया, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और आखिर में पाताल। हर लोक की अपनी खासियत है। वहाँ की मिट्टी का रंग अलग है, रहने वाले अलग हैं और माहौल भी बिल्कुल जुदा है। तो ये सिर्फ नक्शा नहीं है, मतलब हर लोक का अपना एक चरित्र है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये सिर्फ भौगोलिक बंटवारा नहीं लगता, बल्कि हर लोक का अपना एक मूड है, एक वाइब्रेशन है। दिलचस्प। तो फिर एक एक करके इन लोकों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला, यानी कि पृथ्वी के ठीक नीचे वाला लोक है अतल। इसके बारे में क्या खास है? अतल लोक। हाँ, अतल लोक। कहते हैं यहाँ की मिट्टी गहरे काले रंग की है, एकदम स्याह। सोचिए, ऐसी जगह जो अंधेरे और रहस्य से भरी हो। काला रंग। ये लोग अपनी मायावी शक्तियों के लिए मशहूर है। यहाँ बल नाम के एक दानव के बेटे रहते हैं। बल दानव। हाँ। इस बल दानव ने, कहते हैं, 96 तरह की माया रची थी। जादू, टोना, ब्रह्मजाल, छल कपट, सब कुछ। तो अतल लोक एक तरह से माया का गढ़ है। ये माया शब्द ही अपने आप में बहुत गहरा है। ये सिर्फ जादू टोना नहीं, बल्कि भ्रम पैदा करने की शक्ति है, सच को छुपाने की ताकत। अच्छा। अतल लोक हमें शायद यही सिखाता है कि शक्ति, खासकर ऐसी रहस्यमयी शक्ति, 2-धारी तलवार होती है। सही बात है। इसका सही इस्तेमाल ना हो तो ये विनाशकारी बन सकती है। और वो काली मिट्टी वाली बात? हाँ, वो भी सोचने लायक है। कुछ जानकार इसे पृथ्वी की गहराई में मिलने वाली खनिजयुक्त परतों, जैसे बेसाल्ट चट्टानों से जोड़कर देखते हैं। ओह, क्या ये हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने धरती की इन गहराइयों को, जहाँ अंधेरा और अनजान खनिज है, उसे ही अतल लोक का रूप दिया हो? ये संभव है। ये प्राचीन कल्पना और भूविज्ञान के बीच एक पुल जैसा लगता है, एक कोशिश समझने की। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। जहाँ अतल लोक माया और भ्रम का केंद्र है, उसके ठीक नीचे वितल लोक में हमें बिल्कुल अलग ही माहौल मिलता है ना? हाँ, एकदम विपरीत। हाँ, एकदम अलग। वितल लोक की मिट्टी सफेद बताई गई है, शांति और पवित्रता का रंग। सफेद रंग, बिल्कुल। कहते हैं यहाँ भगवान शिव अपने हाटकेश्वर रूप में अपने गणों के साथ रहते हैं। शिवजी पाताल में? हाँ, और इससे भी खास बात, यहाँ माता पार्वती के आशीर्वाद से हाटक नाम की एक नदी बहती है, जिससे सोना निकलता है। अरे वाह, सोने की नदी? हाँ, इसीलिए इस लोक को धन, संपदा और समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। देखिए, यह प्रतीक कितना सुंदर है। शिव और पार्वती का निवास, मतलब आध्यात्मिक शक्ति और शांति। और सोने की नदी भौतिक समृद्धि का प्रतीक है। अच्छा। वितल लोक शायद यही इशारा करता है कि असली समृद्धि सिर्फ सोने चांदी से नहीं आती, बल्कि जब भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन हो, तभी जीवन सच में समृद्ध होता है। सही कहा।
शिव का यहाँ होना ये भी दिखाता है कि पाताल लोक सिर्फ असुरों या दानवों की जगह नहीं है, यहाँ देवताओं का भी वास है, अपनी विशेष भूमिका के साथ। सही कहा। शिव और सोने का ये संगम वाकई अनोखा है। अब वितल से और नीचे चलें तो आता है सुतल लोक। इसकी मिट्टी लाल बताई गई है। लाल रंग। और सुतल लोक की कहानी तो बहुत ही मशहूर है। ये भक्ति, समर्पण और दानवीरता का लोक माना जाता है। हाँ, राजा बलि वाली कहानी। जी हाँ, यहाँ रहते हैं राजा बलि, जो दैत्यराज प्रहलाद के पोते थे। बलि अपनी उदारता और विष्णु भक्ति के लिए जाने जाते हैं। कहानी तो सबको पता ही होगी, कैसे भगवान विष्णु वामन यानी एक बोने ब्राह्मण का रूप धरकर आए। हाँ, और बलि से 3 पग जमीन मांगी। बिल्कुल, बलि ने हाँ कर दी और वामन ने 2 पग में ही स्वर्ग और पृथ्वी नाप लिए। और तीसरे पग के लिए जब जगह नहीं बची तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। क्या बात है। और यही बात खास है, विष्णु बलि की दानवीरता और वचनबद्धता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को मारने की बजाय सुतल लोक का राजा बना दिया। अच्छा, उन्हें मारा नहीं, राजा बनाया और वरदान दिया कि वो खुद भी साल के 4 महीने उनके द्वारपाल बनकर रहेंगे। अरे वाह, विष्णु खुद द्वारपाल। हाँ, ये कहानी सिर्फ भक्ति का इनाम नहीं दिखाती, बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन कितना नाजुक था। विष्णु का वामन अवतार एक तरह से देवताओं की सत्ता बचाने का प्रयास भी था, भले ही बलि भक्त था। ये पुराणों की खासियत है, कहानियां सीधी साधी नहीं होती, उनमें कई परतें होती हैं। हाँ, और केरल में ओणम का त्योहार इसी मान्यता से जुड़ा है कि राजा बलि साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आते हैं। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि ये पौराणिक कथाएं आज भी हमारी संस्कृति में कितनी जिंदा हैं। हाँ, जीवंत है ये। और लाल मिट्टी वाली बात, क्या उसका भी कोई कनेक्शन है? कुछ विद्वान लाल मिट्टी को पृथ्वी की उन परतों से जोड़ते हैं जहां लौ अयस्क यानी आयरन भरपूर होता है। अच्छा, आयरन। हाँ, ये एक और संकेत हो सकता है कि शायद हमारे पूर्वजों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कुछ अंदाजा था, जिसे उन्होंने इन प्रतीकात्मक रंगों के जरिए बयान किया। सुतल लोक हमें सिखाता है कि सच्चा दान और सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती और कभी-कभी हार में भी जीत छिपी होती है। राजा बलि की भक्ति की कहानी सुतल लोक को यादगार बनाती है। अब अगर हम और नीचे जाएं तो चौथा लोक है तलातल। यहाँ की मिट्टी पीली बताई गई है। तलातल लोक, पीली मिट्टी? हाँ, तलातल लोक। ये लोक ज्ञान, कला और खासकर वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। आर्किटेक्चर। यहाँ रहते हैं मयासुर। ये नाम सुना सुना लग रहा होगा। मयासुर। हाँ, रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता। बिल्कुल। मयासुर को असुरों का विश्वकर्मा कहा जाता है। वो वास्तुकला, ज्योतिष और कई गुप्त विद्याओं के महान आचार्य थे। जी। कहते हैं उन्होंने असुरों के लिए अद्भुत नगर, महल और यहाँ तक के उड़ने वाले रथ भी बनाए थे। अच्छा। महाभारत में पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का माया सभा भवन भी मयासुर ने ही बनाया था, जो भ्रम पैदा करने वाली वास्तुकला का बेजोड़ नमूना था। हाँ, माया सभा का जिक्र आता है। मयासुर का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। वो असुर कुल के थे, लेकिन उनकी प्रतिभा और ज्ञान असाधारण थे। सही। तलातल लोक हमें शायद यही सिखाता है कि ज्ञान और कला अपने आप में तटस्थ होते हैं। उनका उपयोग अच्छे या बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। मयासुर की कहानी हमें अपनी क्षमताओं को रचनात्मक कामों में लगाने की प्रेरणा तो देती है, पर साथ ही ये सवाल भी खड़ा करती है कि उस ज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या है। हाँ, क्या पीली मिट्टी का भी कोई संकेत है? हाँ, कुछ व्याख्याएं पीली मिट्टी को पृथ्वी की उन परतों से जोड़ती हैं जहां सल्फर या दूसरे पीले खनिज पाए जाते हैं। सल्फर, अच्छा। ये फिर से वही पैटर्न दिखाता है, पौराणिक विवरण और संभावित भूवैज्ञानिक सच्चाई के बीच एक रिश्ता खोजने की कोशिश। लेकिन मयासुर की कहानी का असली सार शायद ज्ञान के सही इस्तेमाल के महत्व में छिपा है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। पुराणों में अक्सर ज्ञान और शक्ति को तटस्थ दिखाया गया है। मयासुर की प्रतिभा अद्भुत थी, लेकिन उसका उपयोग असुरों के हित में हुआ। हाँ, यह हमें याद दिलाता है कि कौशल के साथ साथ नैतिकता और उद्देश्य का होना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। मयासुर और तलातल लोक से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचते हैं 5वें लोक महातल में। महातल, ये नाम ही बताता है कि ये कोई शक्तिशाली जगह होगी। हाँ, महातल को एक शक्तिशाली और कुछ हद तक डरावना लोक माना जाता है। डरावना क्यों? यहाँ नागों का वास है, वो भी साधारण नाग नहीं,
बल्कि अनेक फन वाले विशालकाय और बेहद क्रोधी स्वभाव वाले नाग। ओ, बहुत सारे फनों वाले। हाँ, इन्हें क्रोध वश कहा जाता है, यानी जो क्रोध के वश में हो। ये ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू की संतानें हैं। कद्रू की संतानें, हाँ। इनमें तक्षक, कालिया, वासुकी जैसे बड़े और प्रसिद्ध नागों के नाम आते हैं। सोचिए, एक पूरी दुनिया जो ऐसे शक्तिशाली, जहरीले और गुस्सैल नागों से भरी हो। बाप रे, ये तो खतरनाक लगता है। ये क्रोधवश नाम ही बहुत कुछ कहता है। महातल लोक शायद अनियंत्रित क्रोध और उससे पैदा होने वाली विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। नाग शक्ति और रहस्य का भी प्रतीक है। उनकी त्वचा का केंचुली की तरह उतरना पुनर्जन्म और परिवर्तन का प्रतीक भी माना जाता है। हाँ, वो तो है। लेकिन महातल में उनका क्रोध वाला पहलू हावी है। ये लोग हमें अपनी भावनाओं, खासकर क्रोध जैसी तीव्र भावना को नियंत्रण में रखने का सबक देता है। यहाँ की शक्ति आकर्षक हो सकती है, पर खतरनाक भी। और क्या इस लोक को भी पृथ्वी की किसी परत से जोड़ने की कोशिश हुई है? हाँ, कुछ व्याख्याकार इसे पृथ्वी की उन गहराइयों से जोड़ते हैं जहां अत्यधिक गर्मी, दबाव और शायद पिघली हुई चट्टानें यानी मैग्मा हो। मैग्मा? ओ, इस प्रचंड ऊर्जा को शायद प्राचीन ऋषियों ने गुस्सैल नागों की शक्ति के रूप में चित्रित किया होगा। ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि हमारे पूर्वज शायद प्राकृतिक शक्तियों को मानवीकृत करके समझने की कोशिश करते थे। ये संभव है। नागों के इस डरावने लोक से नीचे उतरकर हम छठे लोक रसातल में पहुंचते हैं। ये कैसा है? रसातल? रसातल लोक की बनावट बिल्कुल अलग बताई गई है। कहते हैं ये पूरी तरह से पथरीला है, कठोर चट्टानों वाला। अच्छा, पथरीला? हाँ, यहाँ कोई नरम मिट्टी नहीं, बस पत्थर ही पत्थर। यहाँ पणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। पणी? ये कौन है? इनके बारे में खास बात यह है कि ये देवताओं, खासकर इंद्र से बहुत डरते हैं और हमेशा चौकन्ने रहते हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित। ये शक्तिशाली तो हैं, पर भयभीत भी। शक्तिशाली लेकिन डरे हुए, ये तो अजीब है। हाँ, रसातल लोक का पथरीलापन शायद कठोरता, दृढ़ता, लेकिन साथ ही जड़ता का भी प्रतीक हो सकता है। अच्छा। और पणी दानवों का देवताओं से डरना एक दिलचस्प पहलू है। ये दिखाता है कि शक्ति होने के बावजूद भय इंसान को या दानव को कैसे नियंत्रित कर सकता है। हाँ, डर तो किसी को भी हो सकता है। रसातल शायद हमें यही सिखाता है कि डर जीवन का हिस्सा है, पर हमें उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में साहस और दृढ़ता बनाए रखना जरूरी है, भले ही माहौल कितना भी कठोर क्यों ना हो। तो ये कठोरता और भय का लोक है। क्या इसकी पथरीली संरचना को भी भूविज्ञान से जोड़ा गया है? स्वाभाविक रूप से हाँ। इसे पृथ्वी की क्रस्ट यानी भूपरपटी की निचली बेहद कठोर चट्टानी परतों से जोड़ा जाता है। ये लोग हमें अपने अंदर की कठोरता और अपने डरों का सामना करने की प्रेरणा देता है। यहाँ कोई मोहक माया या समृद्धि नहीं, बल्कि कठोर यथार्थ है। सही। और अब हम पहुंचते हैं सबसे नीचे, सातवें और आखिरी लोक में, जिसका नाम ही पाताल लोक है। हाँ, असली पाताल। यानी पाताल लोकों में भी जो सबसे गहरा है वो पाताल है। ये कैसा है? यह सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे शानदार लोक माना जाता है। शानदार, सबसे नीचे होकर भी। हाँ, कहते हैं यहाँ की मिट्टी सोने की तरह चमकती है। क्या बात है, सोने की मिट्टी। हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जो सुनहरी आभा से दमक रही हो, और इस चमक को और बढ़ाते हैं यहाँ रहने वाले मणिधारी नाग। मणिधारी नाग मतलब जिनके पास मणि हो? बिल्कुल। ये नाग महातल के क्रोधवश नागों से अलग हैं। ये भी शक्तिशाली हैं, लेकिन इनके फनों पर मणियां लगी होती हैं, जिनकी रोशनी से पाताल लोक का अंधेरा दूर होता है। अरे वाह, रोशनी अंधेरे में। हाँ, यहाँ नागों के राजा वासुकी का निवास माना जाता है। साथ ही शंख, कुलिक, धनंजय जैसे महान नाग भी यहीं रहते हैं। वासुकी भी यहीं? जी। पाताल लोक विरोधाभासों का संगम लगता है। ये सबसे गहरा, सबसे नीचे का लोक है, लेकिन यहाँ अंधेरे की बजाय मणियों का प्रकाश है। यहाँ भी नाग हैं, लेकिन ये शायद महातल के नागों जितने गुस्सैल नहीं, बल्कि ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली माने जाते हैं। वासुकी नाग का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने समुद्र मंथन में रस्सी का काम किया था। हाँ, वो तो है। ये लोग शायद परम शक्ति, गहरे ज्ञान और आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है। मणियों का प्रकाश शायद आत्मज्ञान की रोशनी है, जो सबसे गहरे अंधकार में भी रास्ता दिखा सकती है।
ये तो बहुत ही खूबसूरत कल्पना है। अंधेरे में रोशनी और सुनहरी मिट्टी, उसका क्या? हाँ, सुनहरी मिट्टी की व्याख्या भी सोने या दूसरे कीमती धातुओं से भरपूर पृथ्वी की सबसे निचली परतों के रूप में की जाती है। ओह, ये फिर से दिखाता है कि कैसे पौराणिक कथाओं में प्राकृतिक संपदा और रहस्य को एक साथ बुना गया होगा। पाताल लोक का संदेश शायद यही है कि असली खजाना और असली प्रकाश बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर की गहराइयों में छिपा होता है। वाह! तो ये थे 7 पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और पाताल। जी, 7 की यात्रा। हर लोक की अपनी कहानी, अपना रंग, अपने निवासी और अपना सबक। लेकिन अब वो बड़ा सवाल फिर से सामने आता है कि ये है क्या असल में? हाँ, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, कल्पनाएं हैं, या इनका कोई गहरा, शायद वैज्ञानिक या प्रतीकात्मक अर्थ भी है? ने हर लोक के साथ देखा। एक नजरिया ये है कि ये पृथ्वी की अलग अलग भीतरी परतों, क्रस्ट, मेंटल, कोर का काव्यात्मक या प्रतीकात्मक वर्णन हो सकता है। हाँ, वो मिट्टी के रंग और बनावट वाली बात। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि धरती के नीचे अलग अलग घनत्व, तापमान और संरचना वाली परतें हैं, जिनमें खनिज, धातुएं, गर्मी और ऊर्जा भरी पड़ी हैं। मिट्टी के अलग अलग रंग, कहीं चट्टाने, कहीं गर्मी, इन सब का पौराणिक विवरणों से कुछ मेल बिठाने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन क्या ये भूवैज्ञानिक व्याख्या ही सब कुछ है? क्या यही मान लें? शायद नहीं। ये व्याख्याएं दिलचस्प हैं, पर पूरी तरह साबित नहीं हुई हैं। और मतलब, ये कहानियों की सारी परतों को खोलती भी नहीं है। तो दूसरा नजरिया क्या है? एक दूसरा और शायद ज्यादा गहरा नजरिया ये है कि पाताल लोक असल में बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारे अपने मन या चेतना की अलग अलग गहराइयों का प्रतीक है। ओह, मन की गहराइयां। हाँ, जैसे अतल लोक मन के भ्रम और मायावी विचारों का प्रतीक हो सकता है। वितल आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि के संतुलन का, सुतल भक्ति और समर्पण की अवस्था का, तलातल रचनात्मकता और ज्ञान का, महातल अनियंत्रित क्रोध और दबी हुई ऊर्जाओं का, रसातल भय और कठोरता का, और सबसे गहरा पाताल लोक, आत्मज्ञान के आंतरिक प्रकाश का, वो मणि की रोशनी। वाह, ये तो बिल्कुल अलग और बहुत गहरा नजरिया है कि ये सारे लोक हमारे अंदर ही मौजूद हैं। हाँ, ये संभव है कि हमारे पूर्वजों ने इन कहानियों के जरिए सिर्फ ब्रह्मांड की संरचना ही नहीं बल्कि मानव मन की जटिलताओं और आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न पड़ावों को भी समझाने की कोशिश की हो। तो सच क्या है, बाहर या अंदर? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं हो। कुछ प्रेरणा बाहरी दुनिया से ली गई हो और कुछ अंदरूनी अनुभवों से। पूरा सच क्या है, ये शायद अभी भी एक रहस्य है, और यही इन कथाओं को आज भी इतना आकर्षक बनाता है। सच में आज हमने पाताल लोक के 7 स्तरों की एक अद्भुत यात्रा की। अतल की माया से लेकर पाताल की मणियों की चमक तक हर लोक ने हमें सोचने पर मजबूर किया। बिल्कुल। ये कहानियां सिर्फ पुराने किस्से नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन और शायद हमारे अपने मन की गहराइयों का आईना है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। हाँ, बताइए। क्या ये लोक सिर्फ धरती की परतें हैं या चेतना की अवस्थाएं या फिर दोनों? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वज बाहरी और भीतरी दुनिया को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह देखते थे? ये तो बहुत दिलचस्प बात है। उनका ब्रह्मांड शायद सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भी था एक साथ। इस नजरिए से इन कहानियों को दोबारा सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। जरूर। इस गहरे और रहस्यमयी सफर में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और खुश रहिए।